हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आप लोग को बिजनेस फाइनेंस पढ़ा रही थी। इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि बिजनेस फाइनेंस क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये मैंने आप लोग को इससे पहले की वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए आप लोग जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि वित्त कार्य क्या होता है, फाइनेंस फंक्शंस क्या होते हैं। फाइनेंस फंक्शंस जो बात कर रहे हैं तो नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका कि वित्त के कार्य, फाइनेंस फंक्शन यानी कि जो वित्त होता है, वित्त क्या होता है पहले मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। फाइनेंस क्या होगा, तो फाइनेंस के कार्य क्या है, कौन से काम वो करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। जिसमें जो दो तरह के आपके कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आप फिगर एक देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने दोनों का एक साथ ही लगा दिया है कि जो फाइनेंस फंक्शन होते हैं वो दो तरह के होंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, दूसरा हो गया मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल क्या हो गया, परंपरागत, और मॉडर्न क्या हो गया, आधुनिक अप्रोच हो गया। जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसमें क्या माना गया था, कारपोरेट फाइनेंस यानी कि निगमीय वित्त। और जो दूसरा था आपका मॉडर्न अप्रोच, उसमें क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि वित्तीय प्रबंध। आजकल जो अप्रोच आपका चल रहा है वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, कि किस तरह से वित्त का प्रबंध किया जाए। ये क्या होता है अभी हम समझेंगे इसे। पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अंतर्गत वित्त का कार्य क्या है। तो उसमें माना गया था जो वित्त का मेन काम है वो हो जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से हम कोष जो होते हैं, फंड्स होते हैं, उसको कलेक्ट करें। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें मेनली ये देखा जाता था कि किसी बिजनेस को करने के लिए किस तरह से हमको फंड्स को कलेक्ट करना है, जो कोष होंगे किस तरह से उसकी हम व्यवस्था करें, कहाँ कहाँ से उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती थी कि उसका हम कहाँ पर किस तरह से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमको रिजल्ट क्या हो, अच्छे से अच्छे मिले। वहाँ सिर्फ इतना देखा जाएगा कि किस तरह से हम फंड्स को कलेक्ट करें। जो फाइनेंस है उसको कलेक्ट करने की टाइमिंग कौन सी होगी और किन शर्तों के आधार पर, किन कंडीशंस पर उस वित्त को, उस फाइनेंस को कलेक्ट किया जाएगा, बस इतना ही देखा जाता था ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो इसमें जिन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था, जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती थी, वो हो जाएगा आपका एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि वित्तीय संस्थाएं, दूसरा हो जाएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो वित्तीय आपके उपकरण होते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये दो तरह का आपका रहेगा, एक कैपिटल मार्केट के थ्रू मिलते हैं, दूसरा हो जाता है आपका मनी मार्केट। जो शॉर्ट टर्म के लिए हमें चाहिए होते हैं यानी अल्पकालीन होते हैं, वो आपके मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार से मिलते हैं। जैसे जिसमें आपका आ जाएगा कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, कॉल मनी होती है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, कई तरह के होते हैं। और दूसरा जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए होती है वो हो जाता है कैपिटल मार्केट, जो आप आगे पढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है आपका कि कैपिटल मार्केट क्या होती है, पूंजी बाजार, जिसमें कि आपके इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, कई तरह के काफ़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप उसको पढ़ेंगे तो वो हो जाता है आपका कैपिटल मार्केट। तो इस तरह से क्या होता है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करें या किस माध्यम से हम फंड्स को कलेक्ट करें। दूसरा हो जाएगा प्रोसीजरल डिटेल्स कि जो भी प्रोसीजर होगा क्या रहेगा। उसके बाद आएगा फंड्स नीडेड एट एपिसोडिक इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स को करने के लिए कितने फंड की जरूरत है। तो बस यही था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत विचारधारा, जहाँ पर मेनली ये चीज़ देखी जाती थी कि फंड्स क्या है, फंड्स कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, किस जो इंस्टीट्यूशन है उसका सहारा लिया जाएगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम करेंगे। बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर शॉर्ट टर्म हमें चाह रहे हैं तो उसके लिए अलग होंगे आपके, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं तो अलग हो जाते हैं। और नेक्स्ट आपका मॉडर्न अप्रोच जो है यानी कि आधुनिक विचारधारा, वहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त का प्रबंध किया जाता है। जिसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, किस तरह से फंड को प्राप्त किया जाए, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि कितने अच्छे तरीके से जो फंड्स हमने कलेक्ट किए हैं उसको हम यूटिलाइज करें, उसका हम यूज़ करें। तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो क्या आ जाएंगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड्स नीडेड एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, कि कितने टोटल फंड्स की हमको एक संस्था को, किसी इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए ज़रूरत है, नीड है, और किस तरह से हम कौन कौन से एसेट्स में उसको क्या करें, इन्वेस्ट करें, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द फंड्स नीडेड, कि जो भी हमें फंड की नीड है, जो भी फंड्स हमें चाहिए हैं, उसकी फाइनेंसिंग किस तरह से करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है, जो भी वृद्धि हो रही है, वो उसकी रेट क्या है, दर जो है वो कितनी है, यानी कि बढ़ती हुई दर से हम आगे ग्रोथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हो जाता है आपका मॉडर्न अप्रोच।
तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी वहाँ पर आपको 3 मेजर डिसीजंस लेने होते हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंस। इसमें से कौन हो जाएंगे 3, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। एक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस और तीसरा हो जाता है डिविडेंड डिसीजंस। तो जो फर्स्ट डिसीजन हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें क्या चीज़ें मेनली देखी जाती हैं। होता है क्या है, इन्वेस्टमेंट नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि हम जो भी फंड्स हैं, जो भी धनराशि है, पैसा है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, या तो हम दीर्घकालीन संपत्तियों यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में कर सकते हैं, जो कि आपका क्या हो जाएगा कैपिटल बजटिंग, आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और जो आपका जो शॉर्ट टर्म एसेट्स में हम विनियोग करते हैं वो हो जाता है कार्यशील पूंजी का प्रबंध यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये दो चीज़ें आपकी आती हैं मेनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कि हम या तो दीर्घकालीन संपत्तियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अल्पकालीन संपत्तियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट इस तरह का कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि जो भी हमने धनराशि इन्वेस्ट करी है वो किस मात्रा में करें, कितनी करें। आगे हमें अपने जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए प्रॉपर हमारे पास जो जिसे कि तरलता बोला जाता है, लिक्विडिटी बोला जाता है, वो होगी या नहीं होगी, जिससे कि आसानी से हम अपने बिजनेस को रन करा सके। तो वहाँ पर हमें ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डिविडेंड डिसीजन। तो जो डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है, तो जो भी कंपनी है, जो भी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है तो उसका कितना प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, कितना भाग जो है वो डिविडेंड के तौर पर क्या करे बांट दे। डिविडेंड किसको दिया जाता है, जो अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको डिविडेंड दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके साथ तो आपकी ये पता होता है कि कितना रेट पर डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं होता है कि कितने परसेंट पे होगा। जिस तरह का प्रॉफिट होता है उसी के हिसाब से उनका डिविडेंड डिसाइड किया जाता है कि उन्हें कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी होती है कि कितना जो लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसको डिविडेंड के तौर पर दें और कितना उसके जो लाभ का हिस्सा है उसको रिटेन अर्निंग यानी कि प्रतिधारित आय के तौर पर अपने पास रखें, जिससे कि आगे बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम आसानी से फेस कर सकें। जो थर्ड डिसीजन लिया जाएगा वो हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। जो फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं यानी कि अर्थ प्रबंधन निर्णय, उसमें क्या चीज़ मेन होती है कि हमने ये तो पता कर लिया कितना फंड हमें चाहिए है, लेकिन उस फंड को किस जरिए से हम कलेक्ट करें। आप आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जहाँ पर ये निकाला जाता है कि जो भी हमारे पास पूंजी हमने एकत्रित की उसकी लागत कितनी आई है। क्योंकि एक बड़ी कंपनी जब होती है तो वहाँ पर फंड्स भी इकट्ठा किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, इक्विटी शेयर्स या तो रखे जाएंगे, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे, या तो फिर डिवेंचर होंगे, या लोन लिया जाएगा। तो क्या होता है, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर पर हमें डिविडेंड देना होता है, डिवेंचर होंगे तो उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, लोन हमने लिया है तो उस पर भी हम इंटरेस्ट देते हैं। तो क्या होता है, जिस भी मेथड से हमने फंड्स को कलेक्ट किया है उसके बदले में भी हमें उसकी क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसे को देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। तो क्या हो जाती है, वो उसकी लागत हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो किसमें कौन सी कैपिटल की लागत ज़्यादा आ रही है, कहाँ पर कम आ रही है, अगर हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है या हमारा बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है या हम पहले से काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस हो जाती हैं जब हम अपनी पूंजी को एकत्रित करते हैं उसके ढंग में, कि कहाँ पर हम डिबेंचर लें, कहाँ पर हम शेयर्स को इशू करें, अलग अलग सिचुएशन। तो ये सारे निर्णय किस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो वित्त कार्य होता है, जो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, आपका जो मॉडर्न अप्रोच है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच है, उसके अंतर्गत आपको डिसीजंस लेने होते हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा बच्चे से कि जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जो 2 अप्रोचेस दे रखी थी उसमें क्या कहा गया है, जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें क्या बताया गया था, सिर्फ फंड्स को कलेक्ट कैसे करना है, कब कलेक्ट करना है, उसकी शर्तें क्या होंगी, ये देखा जाता था। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अप्रोच है, वो बताती है हमको कि फंड्स को सिर्फ कलेक्ट ही नहीं करना, कैसे हमें अच्छे से अच्छे ढंग से उसको यूटिलाइज करना है, जिससे कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमको मिल सके। तो ये 2 अप्रोचेस हो गई आपकी फाइनेंस फंक्शन की। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, उसमें पढ़ेंगे हम कि वित्तीय उद्देश्य क्या होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक संस्था क्या होती है, व्यावसायिक वित्त क्या है, उस संस्था में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम ये देखते हैं कि वित्तीय उद्देश्य क्या होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर इसे 2 तरह से हम समझ सकते हैं। एक हो जाएगा आपका व्यापक स्तर पर, जिसे कहेंगे मैक्रो लेवल थ्योरी। दूसरा हो जाता है आपका सूक्ष्म स्तर पर, जिसे कहते हैं माइक्रो लेवल थ्योरी। तो जो व्यापक स्तर पर, वहाँ पर तो ये माना जाता है कि जो भी वित्तीय प्रबंध हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज, जो भी साधन अवेलेबल है, उनसे हम अच्छे से अच्छा कुशलतम यानी कि एफिशिएंसी के साथ उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, जिससे कि अच्छी से अच्छी वस्तु बना करके हम समाज को, सोसाइटी को दे सके और हमें लाभ प्राप्त हो और समाज को भी लाभ प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका व्यापक दृष्टिकोण है, मैक्रो लेवल है, उसमें ये माना जाता है कि साधनों का अच्छे से अच्छा उपयोग करके अच्छी वस्तु बना करके समाज को देना, जिससे कि आपको भी लाभ हो और समाज को भी लाभ हो। लेकिन जो आपका माइक्रो लेवल थ्योरी है, सूक्ष्म स्तर का दृष्टिकोण, उसमें
उसमें माना जाता है कि एक कंपनी, फर्म या जो संस्था, इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या रहेगा, वो अपने उद्देश्य को ध्यान में रखेगी, जिसमें कि दो चीज़ें आपकी आ जाएंगी। एक होगा लाभ अधिकतमीकरण उद्देश्य यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, दूसरा हो जाता है मूल्य या धन अधिकीकरण उद्देश्य यानी कि वैल्यू और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये दो हो जाएंगे आपके गोल्स जब हम बात करते हैं माइक्रो लेवल थ्योरी की। तो जो आपका लाभ अधिकतमीकरण उद्देश्य यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स है, तो नाम से ही क्लियर है कि साधनों का ऐसे उपयोग किया जाए जिससे कि कम से कम हमारी क्या हो, कॉस्ट आए, लागत कम से कम आए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट हो सके। तो ये हो जाएगा हमारा उद्देश्य। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि इसमें क्या रहता है, जोखिम तत्व जैसे कि रिस्क फैक्टर बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पर प्रॉफिट की बात होगी वहाँ रिस्क रहेगा ही रहेगा। दूसरा इसमें कमी क्या रहती है कि ये संकुचित दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है, सिर्फ संस्था की बात की जा रही है लेकिन सोसाइटी को इग्नोर किया जा रहा है। जबकि एक जो बिजनेस होता है उसकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। नेक्स्ट आपका जो इसमें कमी है वो ये है कि इसमें अनिश्चितता रहती है, क्योंकि जो प्रॉफिट है आपका वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती, सीधा इफेक्ट हमारे बिजनेस पर पड़ेगा। तो ये हो जाती हैं आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है उसकी कमियाँ। तो इसके साथ ही दूसरा भी इसका दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, मूल्य या धन का अधिकीकरण उद्देश्य, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जो लाभ अधिकतमीकरण यानी कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स थे उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये वाला आपका पॉइंट आया था कि मूल्य का अधिकतमीकरण करना चाहिए। इसमें क्या था कि जो वित्तीय प्रबंध होता है उसका उद्देश्य क्या होगा, जो संस्था है उसकी वेल्थ को, उसकी वैल्यू को क्या होगा, अधिकतम करना होगा। जो वैल्यू का मतलब है, तो जो भी संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी जो शुद्ध संपत्तियां हैं, नेट एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ाने से है कि इस तरह के काम करने चाहिए कि जो भी हमारी संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू बढ़े। तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय उद्देश्य यानी कि फाइनेंशियल गोल्स। नेक्स्ट जो है आपका वो समझते हैं कि जो वित्तीय प्रबंधक होता है उसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं या उसके कार्य क्या होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है पूरी तरह उसी पर समझिए डिपेंड होता है कि जो भी वित्त संबंधी फाइनेंस कमेटी बनाई जाती है उसके कार्यों को सही ढंग से अच्छे से संचालित कर सके, चला सके। तो जो उसका पहला कार्य होता है या उत्तरदायित्व होगा वो क्या हो जाएगा, वित्तीय पूर्वानुमान एवं नियोजन, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। इसमें क्या रहेगा कि बिजनेस में कितनी फाइनेंस की ज़रूरत है, कितना फंड चाहिए होगा भविष्य में, इसका अनुमान लगाना और उसकी योजना बनाना कि कैसे उसको हम कलेक्ट करेंगे। इसके लिए क्या करता है, वो पूंजी ढांचे का निर्माण करता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा या उसमें कितना हम विस्तार कर सकते हैं, समय समय पर हमें कितने फाइनेंस की आवश्यकता होगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेकंड जो आपका आएगा, वित्त की प्राप्ति व्यवस्था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। ये तो हमने पता लगा लिया है कि कितने फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कब कब पड़ेगी, लेकिन अब ये भी हमें पता लगाना है कि जो भी फाइनेंस हमें चाहिए वो किस सोर्सेज से हम कलेक्ट करेंगे, इसका मूल्यांकन करना, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। मैंने पहले बताया था जो भी पूंजी होती है, जो कैपिटल हम लेते हैं उसकी कॉस्ट भी निकलती है आपकी, तो वो कितनी होगी, किस सोर्सेज से हमको लेना क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है कोषों के प्रयोग पर नियंत्रण, कंट्रोलिंग द यूजेस ऑफ फंड्स तो कलेक्ट कर लिए, सोर्सेज भी हमें पता चल गए, लेकिन अब ये चीज़ होती है कि जो भी फंड्स हैं उसका सही ढंग से यूज़ करना। ये बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अगर फंड्स को इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगी, जो हमारी बिजनेस की लिक्विडिटी होती है, तरलता होगी, वो कम होती चली जाएगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी फाइनेंस है उसको एक लिमिट में ही इन्वेस्ट करें किसी भी चीज़ में, जिससे अधिक ज़्यादा हमारा कैश जो है वो उन चीज़ों में फंसा ना रहने पाए। आप आगे पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहाँ पर चीज़ों को पढ़ेंगे। जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, जो कार्य को करने के लिए, बिजनेस को रेगुलर चलाने के लिए ज़रूरी होती है, तो उसमें कितनी पूंजी इन्वेस्ट करना सही रहता है, कितनी पूंजी इन्वेस्ट करना सही नहीं रहेगा, उस पर नियंत्रण रखना, ये भी कार्य हो जाता है आपका वित्तीय प्रबंधक का। नेक्स्ट आएगा लाभ का वितरण, कि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से कितना प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर दिया जाए, कितना प्रॉफिट क्या किया जाए, रिटेन अर्निंग के तौर पर कंपनी के में रखा जाए, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं फ्यूचर में किसी तरह की तो उसका हम यूज़ कर सकें। इसके अलावा जो उसके और कार्य हो जाते हैं उसमें आ जाता है कि क्रय विक्रय नीति का निर्धारण करना है, देनदारों से वसूली करता है, नकदी की प्राप्ति भुगतान है, ये सारी चीज़ें भी देखने का काम किसका हो जाता है, वित्तीय प्रबंधक का हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है या उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपके अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। आइए इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि हमारा क्विकली इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वित्त के प्रति परंपरागत विचारधारा का अभ्युदय हुआ था। ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन वाज इवॉल्व्ड
बिफोर 1920, बिटवीन 1920 एंड 1930, इन 1950 नन ऑफ दीज। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, परंपरागत विचारधारा थी, उसका अभ्युदय कब हुआ था? उसका अभ्युदय हुआ था 1920 से 1930 के बीच में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा वित्त कार्य का अंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिसीजन रिकॉर्ड, सेटिंग अप ए बिजनेस, डिविडेंड डिसीजन। तो कौन सा वित्त कार्य का अंग नहीं है? 3 तरह के थे, एक विनियोग निर्णय भी था, अर्थबंध निर्णय भी था और लाभांश निर्णय भी था। कौन सा नहीं था? डिसीजन रिकॉर्डिंग, सेटिंग अप ए बिजनेस, यानी कि व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट लेते हैं, अर्थबंधन निर्णय का संबंध होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो अर्थबंधन निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि जो फाइनेंसिंग डिसीजंस थे, उनका संबंध किस चीज से होता है? तो उसका संबंध हो जाता है पूंजी संरचना से, कैपिटल स्ट्रक्चर से। मैंने पहले बताया था कि कितने तरह की कैपिटल होती है, उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना, उसकी क्या क्या कॉस्ट आ रही है, उसी के बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हो गया क्विकली हमारा थोड़ा सा रिवीजन कि जो है कितना हमने पढ़ा था और कितना हमें समझ में आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट क्या होती है, पूंजी बाजार क्या होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में। अभी तक इसमें आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल पर नए हों और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।